भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत। जय हो, जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, एक अद्भुत सा चैनल है जो हम लोग का गिल्टी प्लेजर है। जैसे कभी दुनिया से हम लोग उदास हो जाते हैं, कुछ काम वाम ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है, तो हम लोग थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट के लिए उस चैनल पे जाके देख लेते हैं क्या हो रहा है उस तरफ। उसका नाम है सत्य हिंदी। तो वहाँ आशुतोष जी हैं, पुराने आप ये हैं। उनका आप वाला कीड़ा अभी गया नहीं है, पर खैर अब तो मेंबर नहीं है, पर अंतरात्मा वही है। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट, बूढ़े, और वाकई में सर वो देखने में बहुत सीनियर लगते हैं। लगता है कि वो आजादी के दौर से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोग हैं जो एक समय में कांग्रेस की गोदी में खेले खाए, पले बढ़े, फूले नहाए, सब हुआ। आज जो है उनकी तकलीफ ये है कि भाई अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई 24 की और हमारी पार्टी हार गई पहले से। और उनको ये माहौल जो दिख रहा है, पूरा देश राममय हो गया है। उन्हें पता है सिर्फ राममय नहीं, मोदी जी के अपने काम की वजह से 2019 से 24 के बीच में जो अद्भुत काम हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा है। और सबसे मेन बात है कि इन पत्रकार जो ये स्वघोषित विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की गोदी में बैठे हैं, इन लोगों को तकलीफ ये है कि यार हमारी वाली सेना जो है कुछ कर ही नहीं रही है, बस सड़क पे उतर गई है, न्याय यात्रा कर रही है। और लगे हाथ एक साहब हैं, उन्होंने कह भी दिया कि 2024 में कांग्रेस की 24 सीट आएगी। तो सर बाबा जी, इतना ये लोग जो है क्यों इतना मतलब विषाद से भर गए हैं? मतलब क्या दुख है, क्या कष्ट है कि हमारा सेनापति लड़बे नहीं कर रहा है? कैसे करें इन लोग का? सर, जहां तक सुपारी मीडिया की बात है, एक बात बताऊं आपको। मैं सुपारी मीडिया को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। सच ये है कि ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, ऑल ऑफ देम घिसे हुए मजे हुए पत्रकार हैं। सर, उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हैं, इतने स्मार्ट लोग हैं। पर सर, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म। उनकी समस्या को समझिए। दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ जर्नलिज्म। और सर, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो भूखा मर जाएगा। अच्छा, जर्नलिज्म के साथ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि सर, एक तो जर्नलिज्म में पैसा नहीं रह गया। आप जो बड़े जर्नलिस्ट होते थे वो पहले दलाली करके, सरकारें बनवा के, मंत्री बना के कमाते थे। वो जमाना बीत गया। जब से मोदी जी आए हैं, इस जमाने में तो पत्रकार को, एक तो मोदी जी के हवाई जहाज में बैठ के विदेश यात्रा बंद हो गई। अपने पैसा से जाओ, अपने चैनल के खर्चा से जाओ, अपना चाय खुद पियो। पुराने जमाने में मेरे एक मित्र है सर, वो एनएसजी में है सर, एनएसजी के गार्ड हैं और सीनियर पोजीशन पे थे। वो कहते कि आई हैव बीन टू सेवरल इंटरनेशनल असाइनमेंट्स विद एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। तो वो बताते थे कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट शराब का लादा जाता था जहाज में। कई पेटी शराब साथ में जाती थी पत्रकारों के लिए। ये पत्रकारों का स्टैंडर्ड था। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते थे उसी प्लेन में। नंबर 2, सर, वो सारी मौज मोदी रिजीम में बंद कर दो। मोदी तो एक बार, मैंने, वो मेरी बड़ी पॉपुलर पोस्ट है कि लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो वहां उतर के मोदी ने एयरपोर्ट लाउंज में अपने पैसे से चाय खरीद के पी थी। ये मुझे सीआईएसएफ के एक सीनियर कर्मी ने, जो कि उसी एयरपोर्ट पर तैनात था, उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा कि पहले जो है पूरा चाय नाश्ते केटरिंग का इंतजाम हम लोग करते थे और लाखों रुपए का बिल बनता था। कहते उस बार जिस बार मोदी जी आए थे तो मैंने सिर्फ 167 पैकेट नाश्ते के मंगाए थे एक मशहूर चेन रेस्टोरेंट से, जिसका कि कुछ हजार रुपए का बिल बना था।
बाकी मोदी जी ने चाय अपने पैसे से पी थी। तो सर इन सुपारी जर्नलिज्म का ये तो हाल कर दिया है मोदी ने। दूसरी बात है सर, तनख्वाह इनको पहले ही अखबारों से नहीं मिलती थी, बड़ा तनख्वाह इनकी बहुत कम रही है। बड़े से बड़ा पत्रकार भी अपना घर नहीं चला सकता है। ऊपर से समस्या ये आएगी कि चैनलों ने बहुत सारे पत्रकार निकाल दिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अगर यूट्यूब न रहा होता तो आज पुण्य प्रसून वाजपेयी भीख मांग रहे होते सड़क पे। अच्छा, अब क्या है सर, यूट्यूब में दो किस्म की स्पेस है, एक प्रो मोदी, एक एंटी मोदी। तो सर आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि एंटी मोदी स्पेस भी काफी बड़ा है। तो सर वो एंटी मोदी बहुत बड़ा है सर। एंटी मोदी जो लगभग 30-40 करोड़ दर्शक है, उसको कैटर करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो इसलिए ये लोग, एक तो एंटी मोदी स्टांस इनका वेल प्लान्ड है सर। नंबर 2, सत्यहिंदी.com पे सतीश कुमार सिंह ने जब ये कहा कि 24 में 24 सीट आएगी, तो सर आशुतोष का चैनल है, आशुतोष और शीतल पी सिंह का, अगर पत्रकार के मुंह से कोई गलत बात, उल्टी बात या चैनल की जो लाइन है उसके विपरीत निकल गई तो एडिट कर देते। आप बताइए ना, अगर चैनल को लगता कि अरे यार बहुत ब्लंडर हो गए, तो बहुत बहुत गलत बात बोल दिया सतीश कुमार सिंह, उनसे सॉरी बोलते, सॉरी सर ये समझा करिए, क्यों चैनल को आप जो है क्या चाहते हैं, चैनल बंद हो जाए, इसलिए सतीश सिंह की वो बात एडिट कर देते। 24 सीट आएगी और कांग्रेस ऐतिहासिक लो बनाएगी, पर नहीं सर जी, आशुतोष ने वो पूरा का पूरा क्लिप चलने दिया। सर आपने एक चीज नोट नहीं की कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के बाद आशुतोष की भाषा बदली हुई है। बिल्कुल सर। सर क्योंकि सुपारी विधानसभा चुनाव तक थी, उस दिन खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अगले दिन से अब हम सच बोलूंगा, तब तक जब तक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो सर नहीं, एक सेकेंड, आपने जो थोड़ी देर पहले बात कही थी, ये एग्जैक्टली वही आ गई है कि सत्य हिंदी और आशुतोष का मूड ये चल रहा है कि ये पैसा दो नहीं तो सच बोल दूंगा। तो सर इसको पत्रकारिता की भाषा में कहते हैं गट्टा चढ़ाना, मतलब बाह उमेट के पीठ पर चढ़ा दी है, बोला पैसा दो नहीं तो ऐसे ही अंड का बंड बोलूंगा। सर ये चैनल इंडी अलायंस और खासकर कांग्रेस से पैसा ऐंठने के लिए सच बोल रहा है। अच्छा चलिए, मेरी आपकी एक वो रही शर्त, जिस दिन पैसा पहुंच जाएगा उस दिन मैं और आप तुरंत, मैं आपको फोन करूंगा, संदीप भाई तुरंत आओ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पैसा पहुंच गया है। क्योंकि जिस दिन पैसा पहुंच जाएगा सत्यहिंदी.com की लाइन बदल जाएगी, फिर से कांग्रेस को जिताने लगेगा, अरे बहुत लहर चल रही है भाई, राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया है, अरे बाप रे बाप फंसा दिए हैं राहुल, फंसा दिए हैं चुनाव को, 30 सीट तो कम करना था, 30 सीट का जुगाड़ कर लिया राहुल, मोदी को 270 के नीचे रोक लिया जाएगा। तो सर ये पैसा उमेटने के लिए सतीश कुमार सिंह के मुंह से सच बुलवाया है आशुतोष ने अपने चैनल पे। अब आ जाइए डिस्कस कर लेते हैं, क्या सचमुच 24 सीट आ रही है, इसमें कुछ तथ्य भी है क्या? तो डिस्कस करने वाली बात यह है। पुष्कर दादा आ गए, वेलकम। पुष्कर दादा माइक एक बार म्यूट कर लें। नमस्कार, स्वागत। नमस्कार जी। तो सर संदीप भाई सवाल यह है कि सतीश कुमार सिंह ने जो कहा है कि 24 में 24 सीट आएगी कांग्रेस की, तो अब हम इसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या सचमुच 24 में 24 सीट ही आ रही है। तो सर 2019 में कांग्रेस को जो मेजर कंट्रीब्यूट करने वाले जो स्टेट्स थे वो कौन से थे? केरल, तमिलनाडु,
और पंजाब। पंजाब। यही 3 स्टेट थे ना सर? सर मुझे तो ये नहीं डर नहीं हो नहीं गया सर, है। यूपी हाँ, यूपी ने सबसे बड़ा योगदान दिया था, सोनिया जी को सीट जिताई थी सर, सबसे बड़ा योगदान यूपी का है, प्लीज। और सर केरल, तमिलनाडु और पंजाब की सीटें निकाल दें तो 24 ही बचती हैं। और मुझे डाउट है कि 24 का आंकड़ा भी कांग्रेस छुएगी कि नहीं छुएगी। मुझे इसमें शक है। क्यों? क्योंकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब तीनों में परफॉर्मेंस बहुत खराब होने जा रही है। इसके अलावा कहीं से भी कांग्रेस मुझे गेन करती हुई पूरे देश में दिखाई नहीं दे रही है। इस पे सर मेरा एक मासूम सवाल है। हाँ, भाजपा के 303 सीट, ठीक है, लाना है 270, तो 10% सीट ही जो है घटानी है, 30 सीट, 10%, एग्जैक्ट 10%, ठीक है। अब गुजरात में आपकी 25 सीट है, 25 में से 2 ही तो घटानी है। राजस्थान में जितनी है वहां से भी उसका 10% घटाना है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, उसमें से 1 ही सीट तो घटानी है। हर जगह अगर 10-10% का ही घटाव कर दें, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, मध्य प्रदेश से भी 10%, एक एक मतलब हार्डली 2-3 सीट होंगी। महाराष्ट्र से इनके अलायंस को मिलके कम करना है तो 4 ही सीट कम करना है या 5 सीट मैक्सिमम कम करना है। यूपी की हम बात नहीं करेंगे, यूपी का भी मूड अलग चल रहा है। यूपी में कांग्रेसी जो है उनके झंडे खींच खींच के फाड़ दिए जा रहे हैं, खैर, और दौड़ा दिया जा रहा है उनको सड़क पे। पर पॉइंट है, सिर्फ 10% ही तो कम करना है, कितना बड़ा काम है सर। जरा सी स्ट्रैटेजी लगाएगा आदमी तो क्या 10% सीट नहीं कम कर पाएगा भाजपा का? ये मैं अब सत्य हिंदी मोड में बात कर रहा हूँ सर, वो लोग अपना मोड छोड़ चुके हैं, मैं उनका मोड पकड़ रहा हूँ। सर 25 सीट आज लिखवा लीजिए। इसका एक शॉट बना के, ये 12 मिनट 17 सेकंड पे ये बात कह रहा हूं, इसका शॉट काट लीजिएगा। 25 सीट अकेले यूपी और बिहार से भाजपा प्लस करेगी 2019 की टैली में। प्लस करेगी मतलब पिछले से जोड़ेगी ज्यादा। सिर्फ यूपी और बिहार में 25 सीट ऐड करेगी। तो 19 में 62 सीट जीती थी भाजपा यूपी से, और बिहार से जीती थी जेडीयू के अलायंस में 17-18 जी। तो टोटल हो गया 62 और 18 मान लेते हैं 80। तो आप कह रहे हैं कि 105 टोटल आएगा यूपी और बिहार मिला के। 105 से ऊपर जाएगा सर। तो टोटल सीटें हैं 120, 120 में आप कह रहे हैं 105 प्लस भाजपा। हाँ, सर 110 के लेकिन आसपास भी आ सकती है आज की जो सर स्थिति है। आज की जो स्थिति है, राम नीतीश जी मंदिर तो का वापस आ रहे हैं, फिर से अलायंस कर लेंगे 17 सीट का। सर, उस फैक्टर को हम नहीं गिनते हैं। नीतीश आए चाहे ना आए, आज की स्थिति, अभी आए नहीं है, सुबह सिर्फ खबर आई है। पुष्कर कुछ कहना चाहते हैं, शायद कुछ कह नहीं रहे नहीं, हैं। वो कहीं और बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा, अभी उनको हम लाएंगे। हाँ अच्छा चलिए। तो सर अकेले यूपी और बिहार, और सर एक बात बताऊं आपको, मेरा ये मानना है, ये मेरा आकलन है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा के वोट शेयर में कम से कम 4 से 6% का पॉजिटिव स्विंग आएगा भाजपा के फेवर में। ये पॉजिटिव स्विंग उन स्टेट्स में आएगा जहां भाजपा की सीटें नहीं आती थी या कम आती थी, और उन तमाम स्टेट्स में जहां भाजपा की सीटें नहीं आती थी वहां सब जगह भाजपा अपना खाता खोलने जा रही है। आप देख लीजिएगा कि ये पहला चुनाव ऐसा लोकसभा का होगा जिसमें भाजपा हर भारत के हर स्टेट में, अब जहां एक ही स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, अगर कोई ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो अलग बात है, अदरवाइज भारत के हर स्टेट में से लोकसभा का कम से कम एक एमपी होगा। ठीक सर, ओके। आपका आपकी एक क्लिप जो है हम सेव करेंगे और आगे से इस पे चर्चा भी करेंगे और रिजल्ट के दिन इस पे बात भी करेंगे। मैं पुष्कर दादा को आमंत्रित करता हूँ। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार भैया जी,
बाबा जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 24 सीट ही आएगी। इसका मतलब है कांग्रेस की टैली कम होगी। इसका मतलब है कि भाजपा की टैली बढ़ेगी और जैसा बाबा जी ने कहा कि बहुत सारे स्टेट्स में अपना खाता खोलेगी और सरप्राइज करेगी। तो जहां 303 से 10% कम की बात हो रही थी, मैं अब वापस से एक दूसरा फैक्टर लेता हूँ, लेट्स से 303 प्लस। ठीक है, एक और मैजिक फिगर है सर, 370 का। मैं आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2/3 बहुमत लोकसभा में। एग्जैक्टली 366 या 367 है, लेट्स से फॉर कन्वीनियंस सेक हम 370 मान लेते हैं। अगर 2/3 बहुमत आया, या 2/3 बहुमत के लिए भाजपा का क्या प्रयास है? आया नहीं, वो आया तो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि 2/3 बहुमत बहुत चीजों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत सारे काम करने के लिए, और मोदी जी के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे संविधान से संबंधित या बहुत सारे कार्य जो हमें करने हैं, क्या कहते हैं, जो वहाँ पे संशोधन करने हैं या कई सारी हमें ओवरहॉलिंग करनी है, उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भाजपा क्या कर रही हो? क्या ये संभव है? देखो, ऐसा है कि पहले तो मैं आऊंगा कि बाबा रामदास जी ने जो अपना प्रोडिक्शन दिया है, मैं ये तो नहीं कह सकता 2024 में 24 वाली बात, लेकिन एक मैं निश्चित रूप से बात जानता हूं कि कांग्रेस 2024 में अपने ऐतिहासिक गिरावट देखेगी। वो 34 होती है, 24 होती है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए 30 देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, बाबा रामदास जी ने कहा कि बीजेपी अपने खाते उन जगह भी खोलेगी जहां परंपरागत रूप से उसको विजय हासिल नहीं होती थी या उनकी सीटें कम आती थी। मैं यहाँ पे भी उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है, इस 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण में आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देगी। ये लोकसभा की बात कर रहा हूं, विधानसभा से कंफ्यूज मत होइएगा। और जो परिस्थिति दिख रही है, जहां आपने कहा 303 से उठ के 370, 372, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एनडीए 400 प्लस पहुंचेगी। और मुझे जो है किसी भी तरीके से नहीं लगता कि ये फिगर जो है असंभव है, ये आएंगी। उसका कारण ये है, एक जो परंपरागत दलीय राजनीति होती है, और उसमें जो है सत्ताधारी दल जो है वो अपना काम गिनवाता है, काम दिखता है, पब्लिक में परसेप्शन होता है। तो ये ना 2014 का चुनाव है, ना ये 2019 का चुनाव है। ये चुनाव 2024 का राम वाला चुनाव। और अभी भी जितने लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, या वो तमाम मीडिया जन जो कि खुलेआम कांग्रेस के पक्ष में या तो खड़े हैं या खुलेआम मोदी के विरोध में खड़े हैं, वो जो जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना आकलन दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से उनकी नाराजगी कांग्रेस से दिन पर दिन बढ़ती जा, जितना भी उनका जो विक्षोभ है, जो उनका आक्रोश निकल रहा है, वो नाम तो लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि मंदिर का फायदा उठा रहे हैं ये तमाम, लेकिन उनको अंदर ही अंदर उनका गुस्सा जो है कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप से। उनको लगता है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दी और कांग्रेस बहुत हठधर्मी कर रही है। कांग्रेस के कोई काउंटर ठीक से उन्होंने जो है प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को जो है ठीक से उन्होंने हैंडल नहीं किया। ये सब उनके फ्रस्ट्रेशन है, और वो सलाह भी देते जा रहे हैं, कोई सुनता नहीं उनकी।
क्योंकि उनको ये मालूम है अच्छी तरीके से जिन संख्या की बात बाबा रामदेव ने की है, जिस संख्या की बात मैं कर रहा हूं, ये संख्या उनको भी मालूम, और वो दिन पर दिन देख रहे हैं। कैमरे के सामने आके झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन जैसे जिसकी बात हो रही है, सतीश सिंह जी, जिन्होंने 2024 में 24 बात की और गुस्से में झाग फेंक रहे थे, उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था। वो स्वीकार कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। वहां पर जो है बैठ के कांग्रेस के फंडिंग पे जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो 1.5 महीना खुद ही बता रहे हैं कि बेचारे हताश होकर आए तो आक्रोश में, और उनको लग रहा है कि कहाँ का चूक गए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अभी तो ट्रेलर है, अभी भी आपको जो है जो मैं सुनामी महसूस कर रहा हूँ, जिसका स्पंदन मैं महसूस कर रहा हूँ, जिसका भारत के जनमानस में चहुई ओर राम की हिलोर चल रही है। वो सुनामी अभी ऐसा है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो सुनामी तो बाद में सामने आती है ना, पहले तो अंदर ही अंदर चलता है। ये बिलो द वाटर रिपल्स है। 22 तारीख के बाद देखिएगा, 22 जनवरी 2024 के बाद इसका रूप दिखेगा, और फिर आप देखेंगे 22 तारीख के बाद एक एक करके विपक्ष का नेता त्रिपुंड लगाए हुए, माला लिए हुए, प्रसाद लिए हुए रामलला के सामने जो है साष्टांग करेगा। जी, तो मैं इस पे जो है जी, ये तो आपकी ये जो जो बात है, हाँ, जी प्लीज कहिए कहिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो अब ये दृश्य देखना हमको बाकी है, और ये इसमें करेंगे कि उनको मालूम है चूक कहाँ हो चुकी है। क्योंकि उनको जब उन्होंने जो है इसके शुरू में प्रतिक्रिया दी थी, तो उनको यही समझ में आ रहा था कि उनको अपना मुस्लिम वोट बैंक जो है, जिसके सहारे कांग्रेस, जिसके सहारे सभी उसके सहयोगी क्षेत्रीय दल हैं, कुछ तो जो है कांग्रेस से ही अपना वोट बैंक बचाने में लगे, इसलिए उन्होंने इसकी जो है इस तरह की रणनीति अपनाई। लेकिन उनको दिख रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि जैसे हर 6 महीने बाद मेमोरी लॉस हो जाती है भारत की जनता का, या जिस तरीके से बाबरी के ढांचे को गिराने के बावजूद जब दोबारा एक समय के बाद होता है, तो जो है यही जनता उत्तर प्रदेश की, जिसकी खासतौर से संदीप सिंह आप जो है बहुत तारीफ करते, इसी जनता ने कल्याण सिंह को हरा दिया था, बीजेपी दोबारा नहीं आ पाएगी। तो ये बड़ा सशक्त उनके पास एक पास प्रेसिडेंट है। तो ये अभी भी है, बस प्रॉब्लम ये है कि जो पहले था वो जो है समय अनुसार बदल चुका है, इसका एहसास उनको नहीं। जिस जातीय गणिता, जिस गणित में जो पहले एंकर या चुनाव के विश्लेषक जो है स्टूडियो में बैठे बैठे सीटें बता देते थे कि ये जीतेगा, वो हारेगा, ये आएगा, वो आएगा, वो ध्वस्त हो चुका है। 22 जनवरी 2024 के बाद ये लेटेंगे वहां पे, केवल इनका उपहास बनेगा, लेकिन इन पे कोई दया नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी अंदर से मैं इस बारे में बाबा जी से भी पूछूंगा और आपके पास भी आऊंगा कि बाबा जी बाबा पुष्करदा ने ये बात कही कि 22 जनवरी के बाद ये लोग वहां पर साष्टांग करेंगे, और जो भूल चूक माफ है वो कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे, और उसके बाद जो है ये कि और फिर ये उपहास ये होगा कि अरे यही करना था तो पहले चले जाते, इतना भद नहीं पिटती। ठीक है पर हमारी भारत की जनता भी तो प्यारी है ना, भोली सी है। जो मेमोरी लॉस की बात बता रहे हैं कि वो 2-3 महीने में मार्च अप्रैल तक वो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आज 22 जनवरी को भाजपा दिख रही है, या मतलब पूरा जो कार्यक्रम दिख रहा है, पर 22 फरवरी या 22 मार्च को तो विपक्ष दिखेगा ना श्री रामलला मंदिर में, तो वो भी तो फायदा लेगा। और हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है पब्लिक, मैं अभी पुष्कर आपके पास आऊंगा। इसमें मैं यहाँ थोड़ा ये क्लियरिटी यहाँ, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं इसलिए क्लियरिटी कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि मेमोरी चली जाएगी जनता की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 30 साल पुरानी जो घटना है, उस मेमोरी के आधार पे ये नाटक करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि समय काल 3 दशक में बहुत बदल गया है, ये कुछ भी कर लेंगे, जनता जो है नहीं पलटने वाली, ये मेरा कहने मतलब। जी, लेकिन
मैं फिर भी मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा आज। अच्छा, मैं हूँ सत्य हिंदी पे अब मैं कल से सत्य हिंदी पे बैठा करूंगा और आशुतोष को कहूंगा कि तुमने फालतू लोग, जिन लोग से तुम्हारा वितृष्णा बढ़ रही है उनको हटाओ, हमको बिठाओ। ठीक है, मैं सच झूठ सब बोलूंगा, जो चाहोगे वो बोलूंगा। तो बाबा जी, सवाल यही है कि अभी 3 महीना एक लंबा समय है सर चुनाव में, बहुत घटनाएं होंगी। हो सकता है कि आज का जो माहौल है वो आज ऐसा न रहे, और ये आएंगे, 100% आएंगे। आते हैं तो क्या, जो एक है कि इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को तो चलो कंसोलिडेट कर लिया, पर बिना हिंदू का टॉपअप किए तो काम नहीं चलता, ये तो मुसलमान भी जानता है। तो वो क्या करेगा? वो क्या इनको सॉफ्ट हिंदुत्व वाला खेल खेलने देगा, जिससे जो फ्लोटिंग वोट है वो वापस इनकी तरफ चला जाए और ये अपनी सीटें कहीं ना कहीं रिटेन कर लें, अपनी स्ट्रैटेजी? क्योंकि सर युद्ध है, 2024 चुनाव नहीं है कि युद्ध है, सत्ता प्राप्ति का युद्ध है, तो स्ट्रैटेजी तो सामने वाले लगाएगा ही ना। जी बाबा जी। देखिए, एक बात मान लीजिए कि विपक्ष जो है ना, दे आर अ डिवाइडेड लॉट। सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो G20 का भी बैकआउट नहीं किया था, वो डिनर में आए थे वो, और प्राण प्रतिष्ठा में भी आ रहे हैं वो। उन्होंने अपनी कांग्रेस की अपनी पार्टी लाइन का बिल्कुल उसको फॉलो नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदुओं की आस्था का विषय है, और उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को डिफाई करते हुए ही इज कमिंग, उनको भी तो इसका इन्विटेशन मतलब गया। हिमाचल की 4 सीटों में से वो एक अच्छा खासा मार्जिन लेके जाएंगे, 2-3 सीट लेके ले। नहीं, ऐसा वो मैं ऐसा कुछ अरे मैं कह मुझे मैं सिर्फ एक काउंटर दे रहा हूँ, जनता के मन के हाँ सवाल आपसे नहीं। पूछ रहा हूँ बस। तो देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है उसने पिछले 10 सालों में एक चीज बहुत परिपक्वता के साथ लोगों को बता दी है। इट इज नाउ अ प्रूवन फैक्ट कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, लोकसभा में किसको वोट करना है, विधानसभा में किसको वोट करना है, इसमें कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश जनता के दिमाग में नहीं है। जनता एकदम, उनकी सारी पिक्चर क्लियर कट है। मैं ये कह रहा हूं कि खुद कांग्रेस में भी कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी हाईकमांड के इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है और वो उसको डिफाई करने को तैयार है। डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू में उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये पार्टी का बहुत गलत निर्णय था। इसके अलावा और बहुत से कांग्रेस लीडर्स हैं जो ओपनली बेसिक डिफाई न कर रहे हो, पर वो अपनी पार्टी के इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने तो ओपनली ओपनली आलोचना की है। तो देखिए, विपक्ष आएगा, विपक्ष को आना पड़ेगा। क्यों? 15 जनवरी को गए तो थे, है? वो जाके दीपेंद्र हुड्डा ने जो है सरजियों में डुबकी लगाई है बकायदा, और उतनी जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगाया जितना मैं और आप नहीं लगाते। क्यों? कांग्रेस की पूरी टीम गई थी। वो जो बहुत कड़वा बोलती है, जो उनकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, वो भी गई थी 15 तारीख को रामलला के दर्शन करने। सर बात यह ना कि पर पब्लिक बहुत सयानी हो चुकी है। बात यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आएंगे, कब आएंगे, पहली बात। और सर इनका जो सॉफ्ट, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने का जो इन्होंने ये नाटक कर रहे हैं, ये पहली बार तो नहीं करेंगे, ये तो पहले से करते आ रहे हैं। उसको, उसका कितना संज्ञान लिया आज तक हिंदुस्तान के वोटर ने? तो सर देखिए, ये तो इस प्रकार की ये जो छिछली, जो ये है ना ऑप्टिक्स, ये नहीं, ये पब्लिक को सर चलिए बात सर, ये लेट्स से राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा इज द विनर। ठीक है, एक राउंड में भाजपा इज द क्लियर विनर, नो डाउट। ठीक है, और भी तो मुद्दे हैं जो अगले 2 महीने में पैदा किए जाएंगे। अराजकता हो सकती है, जैसा कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भैया ये न्याय यात्रा नहीं है तो मियाँ यात्रा है। ये उन इलाकों से जा रही है, और कांग्रेस की सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक से आती है, और उसको कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस और चिंदी अलायंस जो है अपना, वो पूरा उसी के भरोसे बैठा हुआ है। भले हिंदू उससे छिटकता जा रहा है, टॉप अप नहीं कर पा रहा, पर नींव तो वही दे रहा है ना, वोट बैंक। उसकी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो कई सीटों पे प्रभुत्व रखता है,
और गठबंधन में हमने पिछली बार देखा कि भाई कुछ नहीं, 14 में अगर 72 थे तो भाजपा 62 हुई सपा और बसपा के गठबंधन के कारण। भले वो अप्रत्याशित जीत गठबंधन को नहीं मिली जो चाहिए थी, पर 10 सीट तो पीछे ढकेल दिया ना। तो ये भी तो हो सकता है कि और भी कई सारे मुद्दे हैं भाई, बेरोजगारी वगैरह, या जो रेटोरिक बात करती है जो विपक्ष करता है या ये लोग करते हैं, ये माहौल तो बना ही देते हैं। अखिलेश यादव भी 22 में 135 सीट जीत के आए थे, 50 सीट से 135 तक पहुंचे थे, क्योंकि एक माहौल बन गया था उनके लिए, या मुस्लिम वोट बैंक उनके भाई ठीक है सत्ता में नहीं आ पाए, बट यहाँ तो बात सत्ता की नहीं है ना, यहाँ तो मेजोरिटी से नीचे खींचने की बात है, यहाँ स्वयं को तो जीतने की बात नहीं है। तो अभी तो 2 महीने हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो सकती है, बाहर इंटरनेशनल इतना चल रहा है, क्रूड ऑयल पे इतनी बातें चल रही हैं, इन लोग के इंटरनेशनल संबंध है। जरा सा 2 दिन की हड़ताल हुई थी ट्रकों की, जनता त्राहिमाम करने लगी थी, और यही सब काम में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई ना कोई मुद्दा लेके विपक्ष अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर और सॉफ्ट हिंदुत्व तो खेलेगा, तो भाई जो वोट इनसे छिटक रहा था हल्का सा इनके पास आ जाएगा, आधा 1%, 2%, वॉट एवर, दैट ऑल्सो मैटर्स। जी बाबा जी। सर ऐसा माहौल बनता दिख नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात है सर कि भाजपा धीरे धीरे ना 50% वोट शेयर की तरफ बढ़ रही है। इस चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50% के नजदीक चली जाएगी। और सर वो जो थ्रेशोल्ड है ना सर, उसका मुकाबला विपक्ष कर नहीं पाएगा। दूसरी बात है, भाजपा सिर्फ राम मंदिर के प्लैंक पर ही नहीं ना चुनाव लड़ने जा रही है। राम मंदिर तो उस बेस है सर, उसके ऊपर भाजपा के पास टॉप अप्स की कमी नहीं है ना। आप यू नेम एन इश्यू, उसमें भाजपा के पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का बहुत शानदार रिकॉर्ड है। सर 80 करोड़ जनता को मोदी राशन दे रहे हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या 80 करोड़ लोगों को सचमुच राशन की जरूरत है? क्या 80 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अपने लिए राशन नहीं खरीद सकते हैं? सर वो राशन नहीं दे रहे हैं। मोदी ने हर हालत में फूड, जो बेसिक फूड है ना हमारा, उसके भावों को कंट्रोल करने के लिए मोदी ने हर एक कदम उठाया है। फॉर एग्जांपल, चावल का निर्यात बंद कर दिया, गेहूं का निर्यात बंद कर दिया, प्याज का निर्यात बंद कर दिया, जिससे कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। और देखिए साहब, गांव में महंगाई का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, आटा, चावल, अरहर की दाल, दाल में भी सुनिए 90, अरहर की दाल और खाद्य तेल, ये 4 आइटम महंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही बेसिक फूड है। आज भी 80% हिंदुस्तान का बेसिक फूड, उसको दाल और रोटी, दाल और चावल मिलता रहेगा अगर सस्ते दाम में, तो उसको महंगाई पिंच नहीं करती। सर मोदी की पहली प्राथमिकता है कि गेहूं का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, चावल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, दाल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, और सरसों के तेल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए सर वो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो महंगाई का मुद्दा तो यहां से न्यूट्रलाइज हो जाता है। बाकी चीजों में जिनके दाम बढ़े तो उस हिसाब से आमदनी बढ़ी है, तो वो महंगाई आम गरीब आदमी को पिंच नहीं करती। जी तो ठीक है, मतलब बेसिक्स के साथ टॉपअप भी है। मैं पुष्कर के पास वापस आऊंगा और उनसे एक उनके कुछ आपका एक बड़ा अद्भुत कथन है पुष्कर कि जिंदगी कितनी भी अच्छी रही हो, बुढ़ापा यदि खराब हो रहा है, बुढ़ापे में तकलीफ, मानसिक तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, परिवार से तकलीफ, कहीं आर्थिक तकलीफ, विषाद की तकलीफ, तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, जो जिनसे हमारी इस वीडियो की चर्चा शुरू हुई थी, जो सत्येंद्र पे बहुत सारे वृद्ध लोग, सज्जन लोग बैठे हुए हैं, कि वो एकदम उनकी घर में ऐसा नहीं कि उनको खाना पीना नहीं मिल रहा, दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग। और वृद्ध लोग की मैं बात कर रहा हूँ, आशुतोष वगैरह की तो नहीं। उनको तो लग रहा है कि ठीक है, सामने अभी 20, 30, 40 साल जीना है, साला कैसे जिएंगे पता नहीं। बट ये जो हमारे
वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, इनके मन से कटुता जो है नहीं जा रही है, अब भयानक रूप से निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पक गया था फोड़ा, बह रहा है बस। और भाई ये ऐसा देख है रहा हूँ इसके। कि जी हाँ, मैं, और इसमें जो प्रश्न है, पूछिएगा। इसमें सिर्फ हमारे सत्य हिंदी वाले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभिजात वर्ग के भी बहुत सारे हैं। और उसमें मैं एक अलग से वीडियो चर्चा भी आपसे करूंगा कि इस माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने जो 70 साल से सेकुलरिज्म का माहौल बना के रखा था, या हिंदू जनता को धीरे धीरे सेकुलर बनाते जा रहे थे, वो सब एकदम इनके सामने ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। तो बात सिर्फ मोदी के या भाजपा के चुनाव जीतने की नहीं है, कुछ और भी था जो टूटता हुआ इन्हें दिख रहा है। आपको क्या लगता था? भाई इसके अंदर ऐसा है कि ये लोग जो तड़पन और जो कुंठा और जो विषाद इस वक्त वृद्ध वृद्ध या बड़े वरिष्ठ लोगों का है, उसका कारण ये है कि वो एक ही इकोसिस्टम में, एक ही व्यवस्था में जो है जवान हुए, तो उसी में जो है आगे बढ़े थे, और एक ही तंत्र था उसको साधे साधे जो है अम, भारत की जनता पे एज ए बुद्धिजीवी कह लीजिए स्थापित हो गए। सब कुछ ठीक है, लेकिन 60 साल तक नौकरी भी कर ली, उसके बाद पेंशन भी आपकी, सब कुछ है। लड़का भी बिल्कुल आईआईटी में पास होकर जो है अमेरिका चला गया, बड़ा बढ़िया है। अब लड़का वापस नहीं आ रहा। 5 कमरे 6 कमरे का हलबी मकान है। बीवी जो है पैरालिसिस में, खुद की किडनी खराब हो गई है। डॉलर भेज दे रहा लौंडा, लेकिन डॉलर से तो जो है अस्पताल नहीं जाया जाता ना, बिल भरा जाता है। तो और अब उनको झांकने के लिए उनके पास वो आदमी भी, लोग भी नहीं आ रहे। जब जो इनका जलाल था, तो इनके यहाँ जो है सलाम ठोकते थे, तब जो है इनको एकाकीपन नहीं लगता। आज इनकी स्थिति इन लोगों की यही है। और ये तंत्र ये ऐसा है कि जिस व्यवस्था, जिस तरीके से जिस वायुमंडल में सांस लेके ये यहाँ तक आए थे, उनको ये पता लग रहा है कि ये केवल ना बंद तो हो ही चुकी है, साथ में एक नया वातावरण इसके बाद, इसका कोई बीच में ग्रे एरिया नहीं। इनफैक्ट जो ग्रे एरिया था ये 10 साल थे, 2014 से लेकर 24 तक। 24 के बाद इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि वैसा ना भारत रहने वाला, ना भारत का तंत्र रहने वाला है, ना भारत का युवा वैसा रहने वाला, ना भारत की बौद्धिकता वैसे रहने वाली। तो फिर ये परिणाम इसी तरह के निकलते हैं। ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट का चुनाव है 2024 भारत का। और इसको मैं भारत के संदर्भ में बिल्कुल नहीं देखता हूं, ये मेरी बात कहीं नोट कर लीजिएगा। दिस इज a defining election for the not only for Indian subcontinent but for the world in large। क्योंकि इस चुनाव के बाद से जो भी चीज निकलेगी, वो चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वो चाहे जियोपॉलिटिक्स के आयाम हो, या फिर वो जो भारत में अब तक चलता रहा है और उस पर जो है प्रतिघात प्रतिकार लोकलाइज स्तर पे, भारत के भीतर नहीं होता था, ना हुआ, उससे परहेज रखा, वो सारे जो है परसेप्शन, वो सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाएगी। और एक चीज क्लिप काट लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, 2024 के बाद जिस अज्ञात को लेके हम लोग बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका में, ये 2024 के बाद अज्ञात का पदार्पण भारत में हो जाएगा। ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए, क्योंकि ये विश्वस्त है। क्योंकि इसके बाद वो लोग वही करेंगे इन लोगों का। ये जो आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि 2 महीने में भी बाकी है, 90 दिन बाकी है, और जो है एजेंडा ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन सब ये काउंटर प्रोडक्टिव होने जा रहा है। चाहे दंगा की शक्ल करा ले, कुछ भी करा ले, क्योंकि सारे जो है, जैसे बाबा रामदास ने कहा, भारत नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ने या भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे बॉक्स ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। राम मंदिर जो है
जिसको मैं इसको विशाल का टॉपअप कहूंगा। बेस तो उनका वो जो उन्होंने 10 साल काम किया, डिलीवरेंस, जिसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो है भारत के वोटर में, आपका लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, वहां पे आदिवासी, वनवासी, सब दिख रहा परिणाम ना। ये जो आया है ये इनफैक्ट इसको ये कहिए कि ये एक ऐसा केक है जिसमें जो है फ्लोर की लेयर कम है, उसके ऊपर जो है बस केवल टॉप ही है। ये एक ऐसा पहाड़ है, राम मंदिर एक ऐसी चीज है कि उसके साथ जो सारे बॉक्स बीजेपी के संकल्प पत्र के पूरे हो जाते हैं। सारे संकल्प एक तरफ, ये संकल्प एक तरफ था। और इसलिए मैं इसको मानता हूं कि 2024 में एक मैं कहूंगा एक परिस्थिति जन नहीं, लेकिन एक ऐसा मार्का, जैसे कि 1984 में जब राजीव गांधी जीते थे तो उसने एक जो है पलट दिया था। उस 400 की सीट ने जो है वो अपनी नालायकी से डुबो ले गए, वो कहानी अलग है। लेकिन एक जो है भारतीय जनमानस का, भारत में जो चल रही राजनीति थी, उसको पलटने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन नहीं संभाल पाए। यही सेम चीज आप देखेंगे 2024 में। ये 2024 में ये है कि ना सिर्फ 15 अगस्त 1947 के बाद तक का, बल्कि उससे पीछे भी, जहां आप दासत्व के महिमा मंडल में भारत में अभिजात वर्ग बनाया गया इस काम के लिए, ताकि जो उपनिवेशवाद है या जो पश्चिम की जो बौद्धिकता थी उसको जो है हम सबको हमारे द्वारा स्वीकार करा के हम उनके लिए जो है एक फोल्डर की तरीके यूज हो, वो किया गया। 2024 के बाद जो है कि चुनाव के बाद ये सारी चीजें एक तरीके से बंद हो जाएंगी और उसके ताला लग के वो उसकी कुंजी गायब हो जाएगी। उसके बाद एक नया, उसमें हमको उसमें ढलना है। जो नहीं ढल पाएगा वो नेपथ्य में चला जाएगा। जी, ये बात आपने कई बार कही और मैं अब एक क्लोजिंग कमेंट बाबा जी से लेना चाहूंगा। बाबा जी, तो अब तो जो दिख रहा है और जो सत्य हिंदी ने भी कह दिया है कि भैया 24 में कांग्रेस की 24। और ये जो आपने बात कही कि ये हाथ उमेठ के, और जो पुष्करदार ने भी कहा कि ये अभिजात्यता जो है ये इनकी खत्म हो रही है। ठीक है, ये पहले कहीं बैठे हुए थे अपने आइवरी टावर में, वहां से ज्ञान प्रवचन देते थे और जनता वही मान लेती थी। एक इनका इस पत्रकारिता का, चूंकि बात जहां से शुरू हुई थी मैं वहीं खत्म करना चाहूंगा, कि ये जो आशुतोष जी वगैरह का दिखता है कि, या इनके साथ के लोगों का, कि ये एक भ्रम में जी रहे थे। वैसे आपने कहा कि बहुत स्मार्ट है, सब कुछ जानते हैं, पर कितना सच बोलना है कितना झूठ बोलना है, ये इनको जितना पैसा मिलता है, जितना इनके टॉप अप होता है, उतना ही ये बोलते हैं। खैर, तो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे भी आपसे आखिरी बात कमेंट जानना चाहूंगा कि ये लोगों का क्या रोल रहेगा 24 तक। क्या अगर इनको पैसा नहीं मिला तो क्या ये अपनी पूरी भाषा सब बदल देंगे, ये भी रामलला पहुंच जाएंगे साष्टांग करने? सबसे तो पूछ रहे हैं कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, खुद का नहीं बता रहे हैं ये लोग कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जी बाबू जी। नहीं, एक तो पहली बात तो पैसा तो इनको पहुंच जाएगा। पैसा इंडिया अलायंस के पास कोई विकल्प नहीं है। और देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह हावी हो गया है। सोशल मीडिया आज रियल सेंस में एम्पावर्ड है और अब लोग किसी एक चैनल या किसी एक माध्यम या किसी एक मीडिया हाउस के मोहताज नहीं है सच्चाई जानने के लिए। लोगों के पास अपने इतने सोर्सेज हैं कि ये जो सोशल मीडिया ने जो सूचना का जो विकेंद्रीकरण किया है ना सर, हर आदमी इन्फॉर्म्ड है और हर आदमी अपनी राय दे सकता है। सर, ये एक बहुत बड़ा टूल है। ये मैनिपुलेट बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। और सर, इन्होंने पिछले 2 चुनाव पिछले 10 सालों में मैनिपुलेट करके देख लिया। इनके तमाम दुष्प्रचार का, इनके तमाम झूठ का कोई असर नहीं पड़ा।
पड़ा ना पब्लिक पे। आप बताइए इनके ये, आप इफ यू रिमेम्बर 2014 के चुनाव में ये कहते थे कि चाहे कुछ हो जाए बीजेपी आ ही नहीं सकती, बीजेपी जीत ही नहीं सकती। 160 सीट दिया करते थे शुरू में। अगर आपको याद हो, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया 2012 में 160 सीट देती थी। 25 सीट पूछते थे कि यूपी में कितनी सीट लाओगे, तो 25 सीट में हंसते थे कि अच्छा सीट कोई पेड़ पे लगती है तोड़ लोगे, 25 सीट आ जाएगी तुम्हारी। सर पब्लिक ने 72 सीट दी ना। तो सर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में अब कोई मीडिया नहीं है, न मेन स्ट्रीम न सोशल मीडिया, क्योंकि पब्लिक अब सचमुच एम्पावर्ड है, पब्लिक वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है। इसलिए अब आप पब्लिक को गलत दिशा में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसलिए इनको सच बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ना बोलेंगे पब्लिक इनकी मोहताज ही नहीं है, पब्लिक सच जानती है। ठीक ठीक है, बात ये सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि अब पब्लिक मोहताज नहीं है, सूचना के लिए भी नहीं, सत्य के लिए भी नहीं। वो सब हर तरफ से बहुत सारी सूचना इकट्ठा करती है, अपना सच स्वयं जानने का फिल्टर भी लगा हुआ है उसका, वो जानती है क्या जरूरी है क्या नहीं। और ये सबसे बड़ी एम्पावरमेंट है पब्लिक की जो हुई है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है। यस प्लीज कहिए। सर एक आखिर है, देखिए जब हम सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो जब हीरो जो है 10 गुंडों को पीट रहा होता है ना, तो हमें ये मालूम है कि यार इस तरह कोई 10 गुंडों को नहीं पीटता है, पर सर वो सिनेमा हमें ना एक फैंटेसी की वर्ल्ड में ले जाता है। सर वो जो 40% हिंदुस्तान है ना, वो अच्छी तरह जानता है कि मोदी इज अ वेरी हार्श रियलिटी। मोदी कहीं नहीं जा रहा है, मोदी बहुत बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में वापस आ रहा है, पब्लिक भी जानती है। पर सर दिल के खुश ठीक है रखने को गालिब सर, देखिए जब बात शुरू हुई थी, मैं इसी बात पे अंत करूंगा कि जब हमने शुरू किया था तो हमने यही कहा था कि सत्य हिंदी वगैरह पर, इवन देन लल्लन टॉप पर, और कभी कभार इक्का दुक्का 3-4 और हैं, वो एक 4 PM वाले हैं, उनके क्लिप्स आ जाते हैं। खैर वहां जाने की इच्छा तो नहीं होती है, पर खैर तो इन पर हम जाते हैं, अपना एक जब मनोरंजन करना होता है तो चले जाते हैं हम। पोगो और वो सबसे तो ऊपर उठ गए हैं, पर यही कार्टून देख लेते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को इतनी देर तक सुना, जाना, और काफी समृद्ध हुए, कई सारी बातों की क्लैरिटी आई। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से धन्यवाद। अनुरोध, कृपया चैनल लाइक करें और वीडियो शेयर करें, और अपना नैरेटिव जो आप जान रहे हैं ये आगे तक भी पहुंचाएं, हमारे अपनी बात पहुंचाएं। हम लोग जो कह रहे हैं वो शायद आप ही के मन की बात है, तो आप सुन रहे हैं तो आप अपनी ही बात और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।